This is Sidra Zubair and you are watching Breath Pharmacology with Dr. Sidra Zubair. Today's topic is about anti-epileptic drugs. एंटी ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीजर्स क्या होते हैं, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, कॉजेज क्या होते हैं, इसके अलावा इसके टाइप ऑफ सीजर्स एंड देन हमें पता होना चाहिए इसकी एनाटॉमी ऑफ सीजर, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीजर्स। फिर हम बात करेंगे ड्रग क्लासिफिकेशंस की, उसकी ड्रग्स की और एडीआरस की। सबसे पहले हम सीजर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज हेल्प मी आउट, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड कमेंट इन बिलो कमेंटिंग सेक्शन। सीजर्स क्या होते हैं? एक सडन एबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन, राइट? सीजर्स क्या होते हैं? सडन एक्सेसिव एबनॉर्मल इलेक्ट्रिविटी इन ब्रेन, जिसकी वजह से बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में फेट्स पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, इसको हम बोलते हैं सीजर्स। सीजर्स की इटियोलॉजी क्या होती है? सीजर्स की इटियोलॉजी या फिर कॉजेज, वो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। उसको हमने समराइज किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ मैनेमोनिक्स। मैनेमोनिक्स जो है वो जस्ट मेमोराइज करने के लिए इटियोलॉजी कौन कौन से होते हैं हमने उसको समराइज किया हुआ है। मैनेमोनिक्स क्या है? फॉर इटियोलॉजी विटामिन डी, राइट? विटामिन डी इज नॉट अ कॉज, इट्स जस्ट अ मैनेमोनिक टू मेमोराइज द इटियोलॉजी ऑफ सीजर्स। नंबर 1, बी स्टैंड फॉर वेसिकुलर कॉज। वेसिकुलर कॉज में हमारे पास एग्जाम्पल आती है सेरिब्रल हेमरेज की, इस्केमिक स्ट्रोक की। बेसिकली में हमारे पास एग्जाम्पल है सेरिब्रल हेमरेज या फिर इस्केमिक स्ट्रोक, मतलब किसी भी वजह से ब्रेन के वेजल्स जो है वो रप्चर हो, इंजर्ड हो, ब्रेन इंजरी हो, उसकी वजह से क्या होगा? सीजर्स कॉज होंगे। हमारे पास दो मेन एग्जाम्पल भी है, लाइक हाइपरटेंशन इन सेरिब्रल वेजल्स या फिर हाइपोक्सिक कंडीशन। हाइपरटेंशन होगा तो वो भी ब्रेन के वेजल्स को इंजर्ट करेगा, और अगर हाइपोक्सिक कंडीशन होगी, लाइक ऑक्सीजन का लेवल सफिशिएंट नहीं होगा, तो वो भी ब्रेन को इंजर्ट करेगा और सीजर कॉज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल आई स्टैंड फॉर इन्फेक्शियस। इन्फेक्शन में हमारे पास आ जाता है मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस या फिर सेरिब्रल एब्सिस। हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, एक है मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस एंड देन सेरिब्रल एब्सिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? हमें पता है आउटर कवरिंग जो होती है ब्रेन की, उसको हम कहते हैं मेनिंजेस, उसकी इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है हमारे पास इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्टेक्स। दिस इज ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है, दिस इज आउटर कवरिंग जो होती है ब्रेन की, वो मेनिंजेस होती है। इसकी इन्फ्लेमेशन, ये मेनिंजेस है, इसकी इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहेंगे? मेनिंजाइटिस। अब क्योंकि ये बहुत ही नियर होती है कॉर्टेक्स से, तो ये कॉर्टेक्स को भी सप्रेस कर सकती है, अपना इफेक्ट कॉर्टेक्स को भी प्रोड्यूस कर सकती है। देन हमारे पास इंसेफेलाइटिस तो है ही इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्टेक्स। देन हमारे पास आता है सेरिब्रल एब्सिस। सेरिब्रल एब्सिस में क्या होता है? पल्स फॉर्मेशन हो जाती है ब्रेन की किसी पार्ट में। वो पल्स क्या है? फ्लूइड, उस फ्लूइड में इन्फेक्शियस बैक्टीरियल की ग्रोथ हो जाती है, राइट? जो कि वो कॉज कर सकता है इन्फेक्शन। ये बात होगी हमारे पास इन्फेक्शन की एग्जाम्पल की, मतलब ये सारे जो कॉजेज है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं सीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास ट्रॉमा में हमारे पास एग्जाम्पल है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की। उसमें पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन की इंजरी हुई, और वो इंजरी जो है वो लीड कर सकती है कन्वर्जन्स में, सीजर्स में, सही। इसके अलावा जो पेशेंट है वो गिरा नीचे, सही है, उसको चोट लगी ब्रेन में अगेन, तो वो उसको भी उससे सीजर्स हो सकते हैं, मतलब किसी भी वजह से ब्रेन की इंजरी होना, ठीक है, वो कॉज करेगा क्या? सीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑटो इम्यून कॉज। ऑटो इम्यून कॉज में हमारे पास एग्जाम्पल है, ऑटो इम्यून कहते किसे हैं? ऑटो इम्यून कहते हैं कि बॉडी का जो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिसमें अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो एंटीबॉडीज बनती हैं, राइट? लेकिन अगर वो एंटीबॉडीज अपने ही नॉर्मल सेल को किल करना शुरू कर दे तो हम उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, राइट? तो अब हमारे पास 2 एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून पे। एक है SLE, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस। SLE क्या है? सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस। इसमें बॉडी अपने ही, मतलब इसमें जो है एंटीबॉडीज बनते हैं और अपने ही नॉर्मल सेल को, अपने ब्रेन के नॉर्मल सेल को किल करना शुरू करता है, तो उसको कहते हैं सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस। नेक्स्ट हमारे पास पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम या फिर न्यूप्लाजिया, पैरानियोप्लास्टिक न्यूप्लाजिया
इसमें होता क्या है, ये कैंसर है लंग्स का, लंग्स में कैंसर होता है, राइट। फिर लंग्स जो है वो एंटीबॉडी बनाती है उसके अगेंस्ट, फिर वो एंटीबॉडी क्या करती है, वो ब्रेन पे जाके, उसी ही पेशेंट के ब्रेन पे जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और उसके ब्रेन के नॉर्मल सेल को किल करती है। तो इससे भी सीजर्स हो सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, SLE और पैरान्यूप्लास्टिक न्यूप्लासिया। नेक्स्ट हमारे पास मेटाबॉलिक कॉज। मेटाबॉलिक कॉज में हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी भी सीजर कॉज कर सकती है। कौन कौन से, एक तो नंबर 1 बहुत ही कॉमन, सबसे पहला जो है वो है हमारे पास विटामिन B1, थायमीन। थायमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए। अगर थायमीन का लेवल कम होगा तो सीजर्स हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, हाइपोनेट्रीमिया, अगर हम खाली न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन भी जो है वो, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, हमें पता है कि ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसका लेवल कम होगा तो वो भी सीजर कॉज कर सकता है। बहुत ही रेयर कंडीशन में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बहुत ही रेयर कि हाइपरग्लाइसीमिया भी सीजर कॉज कर सकता है, लेकिन जो बहुत ही कॉमन है वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स में हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल डिक्रीज होगा तो सीजर्स होंगे। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा तो होंगे सोडियम, कैल्शियम, राइट, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, हाइपोमैग्नीसिया, हाइपोफॉस्फोफीमिया, ये सब क्या कॉज कर सकते हैं, ये सब कॉज कर सकते हैं सीजर्स को, राइट। इसके अलावा किडनी फेलियर और लिवर फेलियर भी कॉज करता है सीजर्स। किडनी फेल होगा तो वेस्ट का जो प्रोडक्ट होगा बॉडी में वो इंक्रीज होगा, वो सीजर कॉज करेगा। यूरिया का लेवल बढ़ेगा तो सीजर कॉज करेगा, राइट। लिवर फेलियर होगा तो अमोनिया का लेवल बॉडी में बढ़ेगा, सही है। अगर किडनी फेल होगा तो यूरिया इंक्रीज होगा, सीजर कॉज करेगा, और अगर लिवर फेल होगा तो अमोनिया इंक्रीज लेवल होगा और वो सीजर कॉज करेगा। इसके अलावा थायराइड का लेवल भी अगर T3 T4 बहुत ज्यादा ही एलिवेटेड है, सही है, तो वो भी सीजर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, कॉज है आइडियोपैथिक कॉज। आइडियोपैथिक कॉज, आइडियोपैथिक कहते हैं हम अननोन को है, राइट। अननोन रीजन की वजह से अगर कोई सीजर्स हो रहा है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो आइडियोपैथिक में आएगा। इसकी एग्जांपल ये है कि पेशेंट को जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दिया, उसने नहीं खाया, राइट। उसने सोचा कि भाई ADRs इसके बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे नहीं खाना, सीजर्स आ रहे हैं उसको, तो फिर वो आइडियोपैथिक में आएगा। या फिर अगर पेशेंट को आपने ड्रग दिया, प्रिस्क्राइब किया एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, लेकिन वो थेरेपेटिक लेवल को अचीव नहीं कर पाए, थेरेपेटिक डोज नहीं दी, थेरेपेटिक लेवल अचीव नहीं हो पा रहा, तो फिर भी सीजर्स होंगे। तो ये आ जाएगा आइडियोपैथिक कॉज में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास न्यूप्लासिया, न्यूप्लाज्म कैंसर, ब्रेन का कैंसर। ब्रेन में जो है प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, तो कैंसर भी वो लीड कर सकता है सीजर्स में। लास्ट ये हो गया हमारे पास विटामिन के मेटाबॉलिक्स। नेक्स्ट हमने कहा विटामिन डी। डी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे तो मैंने मेंशन ड्रग किया है, लेकिन यहाँ पर डी की 3 जो है हमारे पास कॉजेज है विटामिन डी में। एक तो ड्रग ही है, दूसरा है डीजनरेशन, डीजनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स। जब डीजनरेशन होगी ब्रेन्स की तो वो भी सीजर्स कॉज करेगा। इसके अलावा डीमाइलिनेशन, डीमाइलिनेशन जो है उसकी एग्जांपल हमारे पास है MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी सीजर कॉज करेगा। नाउ हम बात करते हैं ड्रग्स की। कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जो कि सीजर कॉज करती हैं, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स हैं, अगर उसका हम मिस यूज करेंगे या ओवर यूज करेंगे तो फिर जो है वो सीजर कॉज कर सकती हैं। उसके लिए भी मेनेमोनिक्स हमारे पास रेडी है टू मेमोराइज इट। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास जो मेनेमोनिक्स है वह है ऑटिस, OTIS, ऑटिस कैम्बल, CAMPBEL. Otis Campbell is a mnemonic to memorize the drug which causes seizures, right? Otis, O stands for opioids, right? Opioids में हमारे पास एग्जाम्पल ट्रामाडोल की है। देन हमारे पास T stands for TCAs, amitriptyline, nortriptyline. Then I stand for isoniazid. आइसोनियाजिड क्या है, टीबी की ड्रग है। S स्टैंड फॉर सैलिसाइलेट, मतलब ओवर यूज ऑफ एस्पिरिन जो है वो भी कन्वर्जन कॉज कर सकता है, सैलिसाइलेट। नेक्स्ट है कैम्बल, C स्टैंड फॉर कोकेन, कोकेन भी कॉज कर सकता है। एक और C है हमारे पास सैफेपाइन, सैफेपाइन जो है वो क्लास ऑफ ड्रग है सेफालोस्पोरिन की। नेक्स्ट है A एम्फेटामिन, M स्टैंड फॉर मेट्रोनिडाजोल,
P stand for penicillin, B stand for benzodiazepine, लेकिन benzodiazepine नहीं, withdrawal of benzodiazepine वो सीजर कॉज कर सकता है। withdrawal of benzodiazepine सीजर कॉज करेगा। E stand for ethanol, withdrawal of ethanol सीजर कॉज करेगा। L लास्ट में L stand for lithium, लिथियम भी जो है वो सीजर कॉज करेगा। राइट नाउ टाइप्स ऑफ सीजर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं इन जनरल। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं सीजर्स की, लेकिन इन जनरल हमने जो मेन कैटेगरीज है वो है फोकल सीजर्स और जनरलाइज्ड सीजर। राइट फोकल सीजर्स क्या होता है, हमें पता है ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स होते हैं। राइट फोकल सीजर्स क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट आपके एक साइड पे जनरेट होता है और वो ट्रेवल करता है एक ही हेमिस्फीयर में। राइट तो वो कहलाएगा फोकल सीजर। रिपीट कर रही हूँ, फोकल सीजर्स क्या है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो एक ही हेमिस्फीयर पे रहेगा तो वो फोकल सीजर्स कहलाएगा। और अगर वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो ट्रेवल कर जाए, वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट हुआ है एक हेमिस्फीयर में और वो जो है एक अपने हेमिस्फीयर में भी ट्रेवल करे और फिर दूसरे हेमिस्फीयर पे भी ट्रेवल करे, तो वो एग्जाम्पल है जनरलाइज्ड सीजर्स की। राइट अच्छा, इसके अलावा फोकस सीजर्स और जनरलाइज सीजर्स से पहले हमें पता चाहिए ब्रेन के जो पार्ट है, हमें पता है ये फ्रंटल पार्ट है, ये पैराइटल पार्ट है, ये ऑक्सीपिटल। लाइक दिस इज फ्रंटल, दिस इज पैराइटल, दिस इज ऑक्सीपिटल, दिस इज टेम्पोरल। तो जिस पार्ट में सीजर होगा वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। हमें पता है कि फ्रंटल पार्ट में जो है, फ्रंटल पार्ट जो ब्रेन का फ्रंटल पार्ट है उसका काम क्या है, उसकी मोटर एक्टिविटी काम है, उसका थिंकिंग, बिहेवियर, लाइक थिंकिंग, ये सब काम किसके फ्रंटल पार्ट में। तो अगर सीजर्स फ्रंटल पार्ट में होगा तो ये डिस्टर्ब होगा, मोटर एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, चलने में बैलेंस नहीं होगा, आपकी थिंकिंग जो पेशेंट की थिंकिंग है वो डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा पैराइटल जो होता है, पैराइटल जो है वो सेंसेशन, टच सेंसेशन, राइट वो कंट्रोल करता है। सही, तो अगर पेशेंट के पैराइटल एरिया में अगर सीजर्स होंगे तो उसकी टच फीलिंग जो होगी वो डिस्टर्ब होगी। ऑक्सीपिटल जो होता है वो साइट, ऑक्सीपिटल फ्रंटल, पैराइटल एंड देन ऑक्सीपिटल। राइट तो ऑक्सीपिटल पे अगर सीजर्स होंगे तो आपकी जो पेशेंट है उसकी विजुअल में हेलुसिनेशंस हो सकते। इसमें पैराइटल में सेंसेशंस के सारे, लाइक जो टेस्ट है, जो स्मेल है। राइट अच्छा, इसके अलावा इससे पहले हम जो जितने भी हमारी कैटेगरीज है, फर्दर कैटेगरीज को हम डिस्कस करने पहले हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ सीजर्स को। एनाटॉमी ऑफ सीजर्स के लिए सबसे पहले ट्रिगर। एनाटॉमी ऑफ सीजर्स की सबसे पहले हमारा ट्रिगर क्या होगा, विटामिन डी। मतलब कोई भी कॉज जो है वो क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है सीजर्स को। विटामिन डी कुछ भी हो सकता है, इन कॉज जो हमने कॉज पढ़ा उसमें से कुछ भी हो सकता है ट्रिगर। ट्रिगर के बाद आएगा ऑरा। ऑरा एक फेज है। इस ऑरा में जो है पेशेंट क्या फील करेगा, सबसे पहले नॉजिएटिक, राइट, देन डिजूआ फीलिंग। डिजूआ फीलिंग में क्या होता है, डिजूआ फीलिंग में क्या होता है, डिजूआ फीलिंग में पेशेंट को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ रॉन्ग होने वाला है। राइट देन हम पेशेंट जो ऑटोमेटिसिज्म में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है उसके जो मुंह है वो च्यूइंग करना शुरू करेगा, लिप स्नैप करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है उसके च्यूइंग करना प्रोसेस को शुरू हो जाएगा। राइट उसके हाथ हल्के हल्के से जर्किंग शुरू हो जाएगी। ये सब आ जाएगा ऑरा में। फिर आता है, ये हो गया इनिशियल फेज, सीजर से पहले का फेज। फिर आता है इक्टल इवेंट। इक्टल इवेंट क्या है, इक्टल इवेंट जो है वो है सीजर। ये है सीजर्स। राइट इक्टल इवेंट सीजर है। सीजर्स के बाद आता है पोस्ट इक्टल इवेंट। पोस्ट इक्टल इवेंट में हमारे पेशेंट के पास बॉडी रिलैक्स होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते, बॉडी रिलैक्स होती है, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट बहुत ही कंफ्यूज होता है, लेथार्जिक होता है, एमनीजिया होता है। इसके अलावा अगर फोकल सीजर्स होंगे, लाइक वन साइडेड होगा, तो फिर उसको टॉर्ड्स पैरालिसिस भी हो सकता है। राइट अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ सीजर्स में। हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है। अच्छा, एटॉनिक, टॉनिक, क्लॉनिक, मायोक्लॉनिक, जैक्सोनियन, मार्च, टॉनिक, क्लॉनिक सीजर्स, सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीजर्स, एब्सेंस सीजर्स। इसमें से जो है एटॉनिक जो है वो फोकल में भी होता है,
इससे पहले हमें पता था कि फोकल के जो है मोटर फोकल सीजर्स भी होता है और सेंसरी फोकल सीजर्स भी होता है। जनरलाइज में मोटर जनरलाइज सीजर्स भी होता है और नॉन मोटर जनरलाइज सीजर्स भी होता है, राइट। तो इसमें हमारे पास फोकल एटोनिक फोकल में क्या होता है, बॉडी बिल्कुल ही रिलैक्स होती है, ठीक है, और क्लैप्स होकर गिर जाती है। एटोनिक में क्या होता है, बॉडी बिल्कुल ही रिलैक्स होती है और क्लैप्स होकर गिर जाती है। टॉनिक में क्या होता है, बॉडी बिल्कुल ही पेशेंट की बॉडी बिल्कुल ही अकड़ जाती है, बिल्कुल अकड़ के पीछे की साइड गिरती है। क्लॉनिक में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता से सिंक्रोनस जर्किंग शुरू होती है, ठीक है। मायोक्लॉनिक में क्या होता है, एसिंक्रोनस जर्किंग होती है, बहुत स्पीडली। तो ये चारों एग्जाम्पल है किसकी, फोकल की। जैक्सोनियन मार्च भी एग्जाम्पल है फोकल का। जैक्सोनियन मार्च में क्या होता है, एक लिम्ब से सीजर स्टार्ट होता है, सही, मतलब पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है आहिस्ता आहिस्ता। प्रॉक्सिमल से डिस्टल, मतलब दूर, बॉडी के दूर से स्टार्ट होता है और फिर वो टुवर्ड मूव करते टुवर्ड द बॉडी। जर्किंग शुरू होगी आहिस्ता 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 आहिस्ता, जर्किंग जो है या कन्वर्जन जो है, सीजर्स जो है वो मूव करेगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता पूरी ओवरऑल द बॉडी में। इसको हम कह रहे हैं जैक्सोनियन मार्च। इसके अलावा एक और है हमारे पास फोकल सीजर, जो होता है स्टार्टिंग में फोकल सीजर, जिसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी जनरलाइज सीजर। वो स्टार्ट होता तो एक ही साइड पर ही है। जो सेकेंडरी जनरलाइज सीजर्स है, ये होता है स्टार्ट एक ही हेमिस्फीयर में, सही है। इसको हम कह रहे हैं कि एक ही में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद बहुत स्प्रेड कर जाता है दूसरे में। मतलब स्टार्टिंग में वो फोकल सीजर्स है, लेकिन वो फिर कन्वर्ट हो रहा है इनटू जनरलाइज सीजर्स में, तो उसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी जनरलाइज सीजर्स, राइट। देन हम मूव करते हैं टुवर्ड्स जनरलाइज सीजर्स में। अच्छा, फोकल सीजर्स के सिम्टम्स क्या होंगे, फोकल सीजर्स के सिम्टम्स होंगे, क्योंकि ये एक हेमिस्फीयर में होगा। अगर पेशेंट के राइट हेमिस्फीयर में सीजर्स है तो उसका लेफ्ट साइड मूव करेगा, जर्क्स करेगा, सही है। अब उसमें सिम्टम्स क्या, एक तो सिम्टम्स यही आ गए, ऑटोमेटिसिज्म, ऑटोमेटिकली उसका लिप्स स्मैक कर रहा है, च्यूइंग कर रहा है। उसके अलावा बॉडी जो है, जो हेड है वो हिलना शुरू हो जाएगी एक साइड पे, सही है। देन आईज जो है वो भी साइड में, मतलब साइड में मूव करेंगे, लेटरल साइड पर। आईज कंट्रोल में नहीं रहेंगी पेशेंट के, आईज साइड में मूव करेंगी, जो हेड है वो साइड में मूव करेगा और उसका वही वाला साइड जो है वो जॉर्क करेगा, राइट। इसको हम टोर्ट्स पैरालिसिस भी बोलते हैं। अगर जब पोस्ट इक्टल फेज में पेशेंट क्या करता है, जब रिलैक्स होता है, कन्वर्जन जब खत्म होते हैं, तो वो उसका वो वाला साइड जो है वो पैरालाइज हो जाता है, तो हम उसको टॉर्ट्स पैरालाइज भी बोलते हैं, TODS, टॉर्ट्स पैरालिसिस भी बोलते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे जनरलाइज सीजर्स की। जनरलाइज सीजर्स में हमारे पास एग्जाम्पल आती है, एटॉनिक भी जनरलाइज है, टॉनिक भी जनरलाइज है, सही, क्लॉनिक भी जनरलाइज है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आता है टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। क्योंकि हमने डिवाइड किया है जनरलाइज सीजर्स को मोटर में और नॉन मोटर में, तो ये सारी एग्जाम्पल आ गई जनरलाइज मोटर की, सही, मोटर एक्टिविटी चेंज होगी पेशेंट की। तो इसमें हमारे पास एक और सीजर जो है वो एडअप है, वो है टॉनिक क्लॉनिक सीजर। बाकी के सिम्टम्स सेम रहेंगे। एटॉनिक में आप बिल्कुल बॉडी रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स करके बॉडी गिर जाती है। टॉनिक में अगेन वो अकड़ के पीछे की साइड होती है। क्लॉनिक में जो है वो दोनों अगर फोकल है तो एक साइड पे जर्किंग शुरू हो जाएगी। टॉनिक जनरलाइज टॉनिक के तौर पर दोनों हाथ जर्किंग शुरू हो जाएगी, देखिए। मायोक्लॉनिक में स्पीडली दोनों हाथ और दोनों साइड, बॉडी की दोनों साइड जर्किंग शुरू हो जाएगी, सही है। ग्रैंड माल सीजर्स भी टॉनिक क्लॉनिक को कहते हैं। इसमें जो है अभी तक जितने भी सीजर्स है, लाइक फोकल सीजर्स था वो एक साइड थोड़ा था, सही है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में आपके पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका कार्डियक सिस्टम, आपका जीआई सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम सब इन्वॉल्व होता है, सब कॉन्ट्रैक्ट होता है, सही है। इसमें होता क्या है, उसमें तो वही कॉन्ट्रैक्शन होती है, सुपर कॉन्ट्रैक्शन होती है बॉडी में, हाथ पांव दोनों, हाथ दोनों पैर, पूरी बॉडी जॉर्स कर रही होती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, राइट, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है, लाइक कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। इसके अलावा हम जो पेशेंट की जो साइनोविक ग्लैंड है वो ओवर एक्सक्रीशन शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ड्रूलिंग हो रही होती है पेशेंट्स की, राइट। देन यूरिनरी इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, यूरिन मतलब वो उसके कंट्रोल में नहीं होता पेशेंट के, यूरिन आउट वो पास कर देता है। इसके अलावा जो तंग है वो मैसिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है,
तो आप मतलब ऑटोमेटिक जो है वो मैस्टिकेशन का प्रोसेस बहुत ही सीवियर वाला होता है कि उसकी खुद की टंग भी वो अपनी जबान को भी बाइट कर सकता है, राइट। इसके अलावा जो उसकी आईज है वो मूव कर रही होती है अपसाइड, राइट। वो आईज जो है वो अपसाइड मूव कर रही होती है, ड्रूलिंग हो रही होती है, मैस्टिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जबान कट सकती है, ड्यूरिंग पास आउट हो सकता है, सीवियर जर्निंग होगी और उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद क्योंकि पेशेंट को गिर जाएगा, उसके बाद जो है वो पोजिटिव फेज आएगा, राइट। बॉडी लैग रहेगी, बॉडी पोजिटिव फेज में वही अनीजिया होता है, कंफ्यूजन होती है। इसके अलावा जो फोकल लाइक जनरलाइज फीचर्स के सिम्टम होने पड़ेगी फोकल, लेकिन जो फोकल फीचर्स की जो पेशेंट होगी उनकी आईज वो साइड मूव करेगी, सही है, क्योंकि फोकल फीचर एक साइड का है तो एक साइड आपकी मूव करेगी, जर्क करेगी, सही है। तो एक साइड पैरालिसिस होगी, आईज जो है साइड में होगी, तो इसका हेड है ना वो बार बार झटके खा रहा होगा उस साइड। ये हमें पता है कि जो हेमिस्फीयर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है उसका अपोजिट साइड जो है वो इफेक्ट होता है। अगर राइट साइड फोकल राइट साइड पे है फीचर्स तो उसका जो लेफ्ट साइड है वो जर्क्स खाएगा, हेड जो है उसका राइट साइड पे जर्क्स खाएगा, जो आईज है वो राइट साइड पे कॉन्ट्रैक्टेड मूव करेगी, तो वो जब पैरालिसिस हो सकती है राइट साइड, अगर सॉरी राइट साइड में लेफ्ट साइड पे हो सकती है, राइट। तो ये सारे थे। और लास्ट हमारे पास जो है एब्सेंस सीजर, वो जनरलाइज की एग्जाम्पल है नॉन मोटर में एब्सेंस सीजर्स में, क्योंकि इसमें जो है एकल फेस नहीं आता, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आती हैं इसमें, तो उसको हम ये कह सकते हैं पेशेंट जो होता है वो नॉर्मली उसके आगे ब्लैकआउट हो जाता है, बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, वो एक ही चीज को बहुत ही देखना होता है और वो 2 सेकंड्स का होता है। तो मोस्टली एब्सेंस सीजर जो है बच्चों में होता है और कुछ अर्से के बाद वो ठीक हो जाता है, सही है। बाद में ट्रीटमेंट की जरूरत होती थी, बाद में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं भी होती एब्सेंस सीजर्स में, तो इसका पोस्ट एक्यूट फेज भी नहीं होगा। एब्सेंस सीजर्स को हम लोग एक और नाम दिया है पैकेट मार्क। It's all about etiology of seizures and category of seizures and anatomy of seizures. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ड्रग क्लासिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर, कीप शेयरिंग।